साथियों नमस्कार। आज हम प्रश्न बैंक में अध्याय 9 यानी हाइड्रोजन के प्रश्नों की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रश्न बैंक अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें पहले हम बात करेंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ड्यूटेरियम के खोजकर्ता का नाम बताना है इसमें। तो जैसा कि आप जानते हैं ड्यूटेरियम के जो खोजकर्ता हैं वो थे हेराल्ड सी यूरे। इन्होंने बर्कफेड और मर्फी के साथ इसकी खोज की थी। इसका श्रेय हेराल्ड सी यूरे को जाता है। हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन सा है? हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इनमें जो ट्रिटियम रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, बाकी 2 सामान्य हैं, वो रेडियो एक्टिव नहीं है। तीसरा प्रश्न है सर्वाधिक क्रियाशील है। इनमें जो 4 चीज़ें दी हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील है नवजात हाइड्रोजन। न्यूली फॉर्म हाइड्रोजन सबसे अधिक सक्रिय होता है। चौथा प्रश्न है हाइड्रोलिथ कहलाता है। तो जो कैल्शियम का हाइड्राइड है वो हाइड्रोलिथ कहलाता है, CaH2। जल की कठोरता का कारण है, जल की कठोरता किस की उपस्थिति के कारण है? इसमें जो ऑप्शन है उनमें चौथा ऑप्शन सही है, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। वैसे जल की स्थायी कठोरता का जो कारण है वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फाइड और क्लोराइड। इन जो मुख्य रूप से 4 लवण हैं इनके कारण ही जल स्थायी रूप से कठोर होता है, जबकि अस्थायी कठोरता का कारण बाइकार्बोनेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं। छठवां प्रश्न है भारी जल का अणुभार क्या है? जैसा आप जानते हैं भारी जल होता है D2O और ड्यूटेरियम का परमाणु द्रव्यमान 2 होता है। तो ड्यूटेरियम के 2 परमाणु हैं तो 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है 16। तो इसका कुल अणुभार कितना हो जाएगा? 20। भारी जल का अणुभार हो गया 20। भारी जल न्यूक्लियर रिएक्टर यानी जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें प्रयुक्त होता है किसके रूप में? ये उसमें मंदक के रूप में प्रयुक्त होता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करने में प्रयोग किया जाता है। 8वां प्रश्न है भारी जल प्राप्त किया जाता है कैसे प्राप्त किया जाता है? तो भारी जल प्राप्त करने की वर्तमान में जो विधि प्रयोग में लाई जाती है वो होती है उसके प्रभाजी आसवन से। तो यहाँ पर जो प्रभाजी आयतन लिखा है संशोधन कर लीजिएगा, ये दूसरा ऑप्शन है, इसमें ये सही है। जल का प्रभाजी आसवन करने पे हम भारी जल को प्राप्त कर लेते हैं। पहले भारी जल को लगातार विद्युत विच्छेदन के द्वारा प्राप्त किया जाता था। तो वर्तमान में जल के विद्युत विच्छेदन की जगह पे जल के प्रभाजी आसवन से हम भारी जल प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारी जल है उसका जो अणु द्रव्यमान अलग थोड़ा अधिक होता है, 16, 18 या 20 होता है, और इसका जो क्वथनांक है वो सामान्य जल से थोड़ा अधिक होता है, वो होता है 101.42 डिग्री सेल्सियस। और इसीलिए हम जब बार बार उसका प्रभाजी आसवन करते हैं तो अंत में हमें भारी जल प्राप्त हो जाता है। जैसा कि सामान्य जल में सामान्य जल की 6000 भाग में 1 भाग D2O का होता है और हम प्रभाजी आसवन से शुद्ध रूप में D2O प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में यही विधि प्रयोग में लाई जाती है। 9वां प्रश्न है रॉकेट के लिए नोदक का कार्य करता है। तो जो वर्तमान में प्रयुक्त जो टेक्नोलॉजी है उसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का जो मिश्रण है वो रॉकेट प्रोपेलेंट यानी रॉकेट नोदक के लिए कार्य करता है। तो सही ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है इसका H2+O2। ईंधन सेल में भी प्रयुक्त होता है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो ईंधन सेल है, रॉकेट में इनका भी प्रयोग किया गया है। जो जैसे कि अपोलो 11 में जो वो ईंधन सेल लगाया गया था वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ही था। और वर्तमान में तो हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था
का भी चिंतन होने लगा है, हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था, माने हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करने की योजना। 10वां प्रश्न है, अभिकारक जो जल की कठोरता ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। तो जल की कठोरता ज्ञात करने में हम EDTA का प्रयोग करते हैं। एक लिगेंड्स हैं EDTA, एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट, तो इसकी सहायता से हम कठोरता ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बाद बात करते हैं 4 अंक वाले प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम लिखिए तथा बताइए इन समस्थानिकों का द्रव्यमान अनुपात क्या है। तो इस जैसा आप जानते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं। एक तो प्रोटियम है, सर्वाधिक पाया जाता है, इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो होता है 1.008। दूसरा है ड्यूटेरियम 1s2, माने इसमें इसको हम D द्वारा भी दर्शाते हैं। इसमें एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसका जो द्रव्यमान होता है 2.014 होता है। तीसरा समस्थानिक है ट्रिटियम या ट्राइटियम 1s3, इसको हम T द्वारा भी दर्शाते हैं। इसका जो परमाणु एटॉमिक मास होता है 3.106। इनका जो द्रव्यमान का अनुपात है वो 1:2:3, 1:2:3 होता है। प्रकृति में इनकी उपलब्धता का क्रम इस प्रकार है, सबसे अधिक होता है 1H1 यानी प्रोटियम 99.998%, ड्यूटेरियम होता है 0.016% और ट्रिटियम बहुत कम यानी 1 × 10⁻⁷% पाया जाता है। चूँकि ये रेडियो एक्टिव है, इसकी उपलब्धता भी बहुत कम है। यहाँ पे जो 1H2 लिखा हुआ है, ये 1H1 है, यहाँ 1H1 ही कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, संरचना एवं रासायनिक अपक्रियाओं के आधार पर बताइए कि इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड के क्या लक्षण हैं। तो हम पहले बात करते संरचना की। इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइडों के पास पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जिससे वे सस्मेक बंध बना सकें, इसलिए ये आपस में पॉलीमराइज होकर के बहुलक बनाते हैं, माने इनमें बहुलीकरण पाया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम BH3 को लें तो BH3 B2S6 के रूप में पाया जाता है और इसमें जो 2 बोरॉन परमाणु होते हैं दोनों sp3 संकरित होते हैं और इनमें 4 हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं, लेकिन इनमें ये इलेक्ट्रॉन न्यून बनाना बॉन्ड्स पाए जाते हैं और ये बहुलक के रूप में होते हैं। एल्युमिनियम हाइड्राइड भी बहुलकों के रूप में पाया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन कम है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि बोरान के पास अंतिम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 3 हाइड्रोजन से सस्मेक बंध बनाते हैं, तब भी बोरॉन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन 8 से बहुत कम 8 से 2 कम होते हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन की न्यूनता इनमें बनी रहती है। अब रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर हम इनको कैसे देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ये लुईस अम्लों की तरह व्यवहार करते हैं, यानी किसी दूसरे अणु या परमाणु से लोन पेयर प्राप्त कर लेते हैं और उसके साथ जुड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम इसको देखें, B2S6 अमोनिया से इलेक्ट्रॉनिक लेकर के उससे जुड़ जाती है और B2S6 2NH3 यौगिक बनाती है। यहाँ पर अमोनिया के पास जो लोन पेयर होता है ये बोरॉन उसको ले लेता है और ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लुईस अम्ल होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक में ग्राही होते हैं और जो लुईस क्षारक होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक में दाता होते हैं।
इस गुण के कारण ये अत्यधिक क्रियाशील भी होते हैं और ये निम्न क्रियाएं देते हैं। आप इस क्रिया को देख सकते हैं समीकरण में B2H6 + 6Cl2 ये बनेगा BCl3 + 6HCl। ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके B2O3 देता है। यदि एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में HCl से इसकी क्रिया कराई जाए तो B2H5Cl बनाता है और जलीय KOH के साथ इसकी क्रिया कराता है तो ये क्रिया कराने पे ये ब्रोमेट देता है। इस तरह से ये क्रिया करता है और ये दूसरे सिलोन पर लेकर के लुईस अम्ल की तरह व्यवहार दर्शाता है। अब हम बात करें तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है कार्बनिक हाइड्राइड CnH2n+2 अम्ल या क्षार की भांति कार्य करेंगे या नहीं करेंगे, इस संबंध में स्पष्टीकरण हम इस तरह दे सकते हैं। चूँकि CnH2n+2 अर्थात CH4 या C2H6 जो एल्केन श्रेणी होती है, उसमें जो ये कार्बन होता है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल मीथेन को लेते हैं तो मीथेन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, यहाँ देखें अपन मीथेन में जो कार्बन है सेंट्रल एटम, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल यानी बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 हाइड्रोजन से सस्पेंशन बंध बना करके 4 युग्म इसके पास हो जाते हैं। इस तरह से कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन यानी अष्टक पूर्ण होता है। इसलिए इसे ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवश्यकता है और ना ही इसे इलेक्ट्रॉन दान करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके पास ना तो कोई इलेक्ट्रॉन युग्म बचा है, यानी ना तो कोई इनके पास कोई असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म है यानी लोन पेयर भी नहीं है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन की कमी भी नहीं है। भाई कोई क्रिया कब करता है? जब उसके पास कोई कमी हो या उसके पास कोई ज़्यादा हो, क्योंकि इसके पास बराबर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए ये ना तो ये अम्ल की भांति इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है और ना ही क्षार की भांति इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है। इस तरह से जो इनके जो हाइड्राइड हैं कार्बन के, वो ना तो लुईस अम्ल की तरह काम करते हैं और ना ही लुईस क्षार की तरह। चौथा प्रश्न है हाइड्रोजन के भंडारण के लिए धात्विक हाइड्राइड किस प्रकार उपयोगी हैं। जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोजन अत्यधिक क्रियाशील गैस है, इसके भंडारण के लिए हमें विशेष विधियों की आवश्यकता, विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। चूँकि जो धातुओं मुख्य रूप से निकेल, पैलेडियम, सीरियम, एक्टिनियम आदि के हाइड्राइड बड़ी संख्या में, इनके जो हाइड्राइड हैं उनमें बड़ी संख्या में हाइड्रोजन परमाणु, उनके जो धातु जालक हैं, उनके जो क्रिस्टल लैटिस हैं, उनमें जो अंतराकाशी छिद्र होते हैं उनमें समा जाते हैं और ये धातु हाइड्राइड लंबे समय तक स्थिर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन को भंडारण के लिए धातुओं के हाइड्राइड, जिनमें निकेल, पैलेडियम, सीरियम, एक्टिनियम प्रमुख हैं, अत्यधिक उपयोगी साबित हुए हैं। पांचवा प्रश्न है जल का स्वतः प्रोटोनीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। स्वतः प्रोटोनीकरण का मतलब है जल स्वयं प्रोटॉन युक्त हो जाता है, यानी इसकी जल की उभयधर्मी प्रकृति को प्रदर्शित करता है। जल चूँकि उभयधर्मी प्रकृति का होता है, यानी यह अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। उसके इस गुण का कारण है उसका स्वप्रोटो अवघटन होता है। इसमें ये क्या होता है, इसमें एक जलकणु अम्ल की तरह व्यवहार करता और दूसरा जलकणु क्षार की तरह व्यवहार करता। यहाँ पे हम यदि 2 अणु ले रहे हैं तो इसमें एक जलाणु दूसरे जलाणु को प्रोटॉन देता है, तो जब दूसरे जल को प्रोटॉन देता है तो ये आपका संयुग्मी अम्ल बन जाता है H3O+, और जो प्रोटॉन दे देता है उसके पास हाइड्रोक्सिल आयन बचता है तो ये संयुग्मी क्षार बन जाता है। इस तरह से एक जल अणु अम्ल और दूसरा जल अणु क्षार की भांति काम करता है और स्वयं एक प्रोटॉन का स्थानांतरण करके संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार देता है। इस गुण के कारण यह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों के साथ क्रिया करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए हम
अमोनिया से क्रिया देख सकते हैं इसकी। ये अमोनिया के साथ क्रिया करके अमोनियम आयन NH4 आयन देता है। यहाँ पे ये जो OH जो जल है वो H और OH आयन में अब टूट जाता है और H आयन अमोनिया के साथ जुड़ जाता है। अमोनिया में जो लोन पेयर होता है उसको लेकर के ये प्रोटॉन इसमें जुड़ जाता है और अमोनियम आयन देता है और शेष भाग जल में रह जाता है, OH आयन रहता है। इस तरह से यहाँ पर जल अम्ल की तरह कार्य करता है, क्योंकि अम्ल ने प्रोटॉन दिया तो ये प्रोटॉन दाता की तरह काम कर रहा है और अमोनिया क्षार की तरह काम करती है। अब दूसरे रिएक्शन में हम देखें H2S के साथ जब ये क्रिया करता है तो ये प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है, यानी क्षार की तरह काम करता है और H2S के विघटन से जो प्रोटॉन मिलता है वो जल ले लेता है, यानी हाइड्रोनियम आयन बनाता है। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि चूँकि हाइड्रोजन का जो आयन है वो बहुत छोटा होता है, अत्यंत छोटा होता है, केवल प्रोटॉन होता है, इसलिए वह जल से शीघ्र ही जुड़ जाता है। और इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन और Hs- आयन प्राप्त होते हैं। यहाँ पे जल प्रोटॉन ग्राही का काम करता है, यानी ये यहाँ पे क्षार की तरह व्यवहार करता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जल किस तरह से प्रोटोग्रहण करता है और वह धर्मी व्यवहार दर्शाता है। छठवां प्रश्न है F2 यानी फ्लोरीन के साथ जल की अपक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन में कौन सी स्पीशीज ऑक्सीकृत होती है और कौन सी अपचयित होती है। तो यहाँ पे जो क्रिया है वो है फ्लोरीन के साथ जल की अपक्रिया। तो यहाँ पे हम देखें फ्लोरीन के साथ जब जल की अपक्रिया होती है तो H आयन बनता है और फ्लोराइड आयन बनता है और ऑक्सीजन बनती है। यानी इसका अपक्रिया का जो समीकरण है वो इस प्रकार है 2F2 + 2H2O बराबर 4H प्लस एक्वस प्लस 4F- एक्वस प्लस O2। इस समीकरण में हम एक एक स्पीशीज पर विचार करें तो हम पाते हैं कि यहाँ पे फ्लोरीन है जो आणविक अवस्था में है और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कैसी होगी, 0 होगी। जल में देखें तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ⁻1 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ऋण 2 है। अब हम प्रोडक्ट की बात करें, राइट हैंड साइड में देखें तो 4H+ आयन है, H+ आयन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और F- आयन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और O2 चूँकि अणु है और तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अभिकारकों में फ्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या है 0 और ये 0 से क्या बन रही है, -1 हो रही है, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, अर्थात इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या घटेगी वो अपचयित होगा। दूसरा आप देखें कि इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ⁻1 है और राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड में भी ⁻1 है, अर्थात इसकी ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात ना तो इसका ऑक्सीकरण होता है और ना ही अपचयन होता है, तो हाइड्रोजन का कुछ नहीं होता। अब बात करें ऑक्सीजन की तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है ऑक्सीजन नंबर है वो -2 है, राइट हैंड साइड में देखें तो ये 0 है, अर्थात ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या उसकी बढ़ गई है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, अर्थात ऑक्सीजन ऑक्सीकृत हो जाती है। यहाँ पे अब जो फ्लोरीन है वो स्वयं अपचयित होकर के ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण करती है, इसलिए ये ऑक्सीकारक है और ऑक्सीजन स्वयं अपचयित होकर के ऑक्सीजन स्वयं ऑक्सीकृत होकर के फ्लोरीन का अपचयन करती है, इसलिए ये अपचायक है। यानी इसमें फ्लोरीन का अपचयन होता है, ये ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, जबकि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है और ये अपचायक की भांति कार्य करता है। 7वां प्रश्न है बर्फ के साधारण रूप की रचना। तो बर्फ के साधारण रूप की संरचना एक अति व्यवस्थित त्रिविम हाइड्रोजन आबंधित संरचना होती है।
इसके आपने अच्छी पुस्तक में इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, इसकी चित्र देख लीजिएगा। इसमें एक ऑक्सीजन से 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन तो आपके सस्पेंशन बंध द्वारा जुड़े होते हैं और शेष 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। और इस तरह से इसकी जो संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होती है। तो जो बर्फ की जो संरचना है, साधारण रूप की संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। और एक्सरे डिफ्रैक्शन यानी एक्सरे विवर्तन से पता चलता है कि एक ऑक्सीजन 4 परमाणु से घिरा होता है और इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लंबाई है 276 पिकोमीटर होती है। और जैसा कि हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है 177 पिकोमीटर होती है, जबकि सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो 95.7 पिकोमीटर होती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो 177 पिकोमीटर होती है। तो ये इन दोनों से लंबे हैं, यानी जो 276 पिकोमीटर की लंबाई है वो इन दोनों से ज़्यादा है, अर्थात इनकी जो पैकिंग है वो क्लोज्ड नहीं होती है, यानी ये बहुत नज़दीक नहीं है, ये काफ़ी दूर दूर हैं। और इनकी जो संरचना है खुली है, छिद्रयुक्त होती है। इनमें अन्य उपयुक्त साइज के जो अणु हैं इन स्थानों में वो फंस जाते हैं। इस तरह से बर्फ़ का जो साधारण रूप है वो एक चतुष्फलकीय संरचना दर्शाता है। 8वां प्रश्न है, जल की अस्थायी एवं स्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल जो कठोर जल होता है उसकी पहचान करने के लिए हम उसमें साबुन को घोलते हैं, और जिस जल में साबुन का झाग आसानी से और पर्याप्त झाग आता है वो मृदु जल माना जाता है। और जिनमें साबुन घोलने पर झाग नहीं आता या अत्यंत कम आता है वो कठोर जल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। जल की कठोरता का कारण उसमें घुले हुए कुछ खनिज लवण हैं। जल की जो कठोरता है वो 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है अस्थायी प्रकार की कठोरता। तो जल की अस्थायी कठोरता है उसका मुख्य कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपस्थित होना। यानी इसमें जो मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, इस कठोरता को हम केवल उबाल करके ही दूर कर सकते हैं। माने इसको हम उबाल लेते हैं तो ये कठोरता दूर हो जाती है। और इन लवणों के जल में घुले होने से ये झाग नहीं देते हैं। और जल की स्थायी कठोरता इसका मुख्य कारण है जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट घुले होते हैं। इस स्थायी कठोरता को उबाल करके दूर नहीं किया जा सकता। ये जैसे ही साबुन के साथ इनको माने इसमें साबुन लगाया जाता है कठोर जल में, तो ये साबुन के साथ क्रिया करके अम्लीय लवण बनाते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम स्टीयरेट एक साबुन है कपड़े धोने का, मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराओ तो ये मैग्नीशियम स्टीयरेट बना लेता है और नमक उसमें से मुक्त हो जाता है और ये झाग नहीं देने देता, यानी ये थक्के जम जाता है, थक्का बन जाते हैं इसके मैग्नीशियम स्टीयरेट और कैल्शियम स्टीयरेट के। इसमें कैल्शियम क्लोराइड है तो कैल्शियम स्टीयरेट बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड है तो मैग्नीशियम स्टीयरेट बनेगा। इनके कारण, इस क्रिया के कारण जल में झाग उत्पन्न नहीं होते हैं। अब अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, जल के उभयधर्मी गुण को समीकरण द्वारा समझाइए। जैसा कि आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं, जल अम्ल और क्षारक दोनों की तरह काम करता है, दोनों की तरह व्यवहार करता है। ब्रोंस्टेड और लॉरी की अवधारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन देते हैं और क्षार वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। क्योंकि जल में क्षारों के साथ जब जल क्रिया करता है तो ये अम्ल की तरह व्यवहार करता है, जैसे कि अमोनिया के साथ इसकी क्रिया होती है, तब ये प्रोटॉन दे करके अमोनिया को प्रोटॉन दे करके अमोनियम आयन देता है तथा स्वयं हाइड्रोक्सिल आयन में चेंज हो जाता है।
इस तरह से ये प्रोटॉन दाता यानी अम्ल की तरह व्यवहार करता है। यहाँ इसने जल ने अमोनिया को H आयन दिया तो ये प्रोटॉन दाता हो गया और स्वयं OH आयन में बदल गया। इस तरह ये अम्ल हो गया। वहीं पे H2S के साथ ये क्षार जैसा व्यवहार करता है। H2S के साथ क्रिया करने पर ये हाइड्रोनियम आयन देता है, यानी ये प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है। H2S में से प्रोटॉन ये ग्रहण कर लेता है और H3O+ आयन बनाता है और H2S HS- में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया में हम देखें जल के द्वारा प्रोटॉन ग्रहण किया जाता है, अर्थात ये क्षार जैसा व्यवहार करता है और हमें H3O यानी हाइड्रोनियम आयन प्रदान करता है। जो हाइड्रोनियम आयन है H3O+ आयन ये देता है। और 10वां प्रश्न है बी खनिजित यानी डी मिनरलाइज्ड वाटर, इससे क्या अभिप्राय है, यह कैसे प्राप्त किया जाता है, क्या ये प्रयोजनों की उपयोगी है। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, बी खनिजित यानी इसमें जो खनिज होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, उनका अभाव होता है। जब हम कृत्रिम विधियों द्वारा यानी आयन विनिमय रेजिन को बार बार उसमें से जल को प्रवाहित करके इसके सारे जो आयन होते हैं, सारे खनिज होते हैं, जल में से निष्कासित कर लिए जाते हैं, यानी उनका विनिमय कर लिया जाता है, तब जो जल बचता है उसमें कोई लवण नहीं होता है, इसलिए हम उसको विखनिजित जल कहते हैं। तो इसमें जल के में उपस्थित सभी धनायन और ऋणायन विनिमय द्वारा अलग कर लिए जाते हैं। इसको प्राप्त करने की जो विधि है उस विधि को कहते हैं आयन विनिमयक रेजन विधि। इस विधि में आयनों को आयन विनिमयक रेजन की सहायता से हटा लिया जाता है। सबसे पहले धनायन विनिमय परिवर्तक यानी जो रेजन युक्त होता है उसको कठोर जल माने उसमें कठोर जल प्रवाहित किया जाता है, जिससे कठोर जल में अवस्थित बाइसल्फाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले जो आयन हैं इनके युक्त विशाल कार्बनिक यौगिक होता है, यानी जिनमें HSO3 और COH समूह वाले बड़े कार्बनिक अणु होते हैं, जिनको हम रेजिन कहते हैं। उनमें से यदि हम कठोर जल को प्रवाहित करें तो ये जल में उपस्थित सोडियम आयन, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन को हाइड्रोजन के द्वारा यानी H+ आयन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसको हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे RH यानी ये रेजन है, सॉलिड अवस्था में है, ठोस है, और विलयन में जो M2+ आयन है यानी कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन है, ये इससे जुड़ करके MR2 बनाते हैं और 2 H आयन जल में मुक्त करते हैं। और इस प्रकार से जो धनायन जल में से निकल जाते हैं, फिर हम धनायन रहित जल को पुनः ऋणायन विनिमय परिवर्तक से गुजारा जाता है, जिससे NH2 समूह वाले विशाल कार्बनिक अणु होते हैं। इन विशाल कार्बनिक अणु रेजन होते हैं, इनमें एमीन समूह यानी NH2 समूह होता है। जैसे हम इसमें से जल को प्रवाहित करते हैं तो जल में अवस्थित क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन और बाइकार्बोनेट आयन आदि ऋणायन से हट जाते हैं और ये OH आयन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। यानी इस रेजन के द्वारा क्लोराइड, सल्फेट या बाइकार्बोनेट आदि ऋणायन हैं उनको OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस तरह से जल में केवल H आयन और OH आयन ही बचते हैं। इसका समीकरण भी आप देख लीजिए, RnH2+H2O। तो इसमें पहले स्टेप में RnH3+OH- ये बनता है, यानी जल के जो दो भागों में आयनित होता है H+ और OH-, ये दोनों इसके दो हिस्सों से जुड़ जाते हैं। अगले स्टेप में ये जो माध्यमिक यौगिक बना है RnH2OH, ये रेजन से
माने जो जल में उपस्थित आपकी ऋणायन से क्रिया करके OH आयन की जगह पे जुड़ जाते हैं, यानी RNH3+X-, जो कि जल में उपस्थित ऋणायन है X-, इससे जुड़ जाता है और OH जल में मुक्त कर देता है। इस क्रिया को बार बार दोहराने पर जल में अवस्थित सभी खनिज लवण मुक्त किए जा सकते हैं। इस तरह से जो हमें विखनिजित जल प्राप्त होता है, वास्तव में ये कठोरता तो इसकी दूर हो जाती है, लेकिन इसमें जल में उपस्थित आवश्यक खनिज लवणों का अभाव हो जाता है। पूर्णतः अभाव हो जाने के कारण यदि हम लंबे समय तक इस जल का सेवन करें तो शरीर में बहुत सारी कमियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इसका पेय पदार्थ माने पेय यानी पीने के लिए इसका उपयोग पूर्णतः सही नहीं माना जाता।